हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 4.0 की इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें आप टीचिंग परीक्षा के साथ में बिहार स्पेशल बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की फसलें, बिहार की राज्य व्यवस्था। इसके अंदर में हम लोग जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने यहाँ पर में सेशन स्टार्ट किया है, सेशन स्टार्ट करते ही 2700 से भी ज्यादा बच्चों ने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। 2700 प्लस लाइक्स सेशन स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों ने कर दिए थे। तो उन सभी बच्चों को समर्पित जिन्होंने इतना प्यार दिया है ये पूरा का पूरा सेशन। जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से जो है वो एनर्जी मिल रही है। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से आप लोग इस सेशन को, ठीक है। जल्दी से हर एक जगह पे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग धमाकेदार जो है सेशन पूरा का पूरा सेशन कर सके। जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी रहेंगी उससे डबल एनर्जी मैं यहाँ पर मैं जो है डालने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए 3000 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आई होप आप सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा, जिसने भी शेयर कर दिया है वो लिख भी देंगे कि शेयर कर दिया है सर। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से, तो ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर में आप लोगों का री एग्जाम के अंदर में आया। अब यहां पर मैं देखो क्या बोला है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब देखिए यहां पर मैं ये बात हो रही है कि कितने इंडिविजुअल्स, ये नहीं बोल रही कि कितने कितने बार बने, ऐसा बनेंगे तो बहुत सारे बार हो जाता है। कितने लोग एज अ पर्सन, ठीक है, हो सकता है एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार भी बना होगा तो उसको एक ही गिनना है आपने। तो कितने इंडिविजुअल जो है या कितने लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, नीतीश कुमार जी ये 23वें नंबर के व्यक्ति है, ठीक है, 23वें नंबर के व्यक्ति। तो 23 पीपल जो है मुख्यमंत्री रहे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन मान लो रिपीट होकर आ भी जाता है, अनलेस एंड अनटिल के कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए बिहार का, तब तक आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति ना बन जाए तब तक इंडिविजुअल तौर पर तो 23वें नंबर के यही है, ठीक है, व्यक्ति के रूप में। ओके, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर मैं 23rd जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर किला, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है बिहार की, ठीक है। ये सोमेश्वर श्रेणी के अंदर में आता है। तो सोमेश्वर किला जो सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। तो सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? 875 मीटर, 850, 825, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है ये आप लोगों का, जल्दी बताइए ये, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ये भी याद रखना है। बिहार और झारखंड के बंटवारे के पहले कौन सा बिहार का सबसे ऊंची श्रेणी हुआ करती थी? ये क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। झारखंड के अलग होने से पहले बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से तो वो आप लोगों का हो जाएगा क्या, आप लोग वो बताइए मुझे, ठीक है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1350 मीटर ऊंचा है पारसनाथ की पहाड़ी आपकी। और वो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जब से बिहार और झारखंड अलग हुआ है तब से सोमेश्वर हिल है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और कितने मीटर ऊंची है ये, अगर ये आ जाए तो 875 मीटर ऊंची है ये, ठीक है, 875, ए इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग लिखेंगे सोमेश्वर पीक, ठीक है, 875। हम लोग 3 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 2000 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है वो लोग जल्दी जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ 3200 बच्चों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया अब तक केवल 3 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी के सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर करते रहेंगे। नाउ फ्रेंड देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 का 7/12/2023 को पूछा गया प्रश्न आपका, ठीक है। बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने। मैं देखना चाहूंगा कि कमेंट में कितने लोग यहाँ पर मैं आंसर कर पाते हैं, ठीक है, कमेंट के अंदर में भी और पोल के अंदर में भी। जल्दी जल्दी से बताइए, बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग जल्दी से। बिहार का गांधी, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स बिहार के गांधी के रूप में, तो राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान किसको कहा जाता है? तो यहां पर में मैक्सिमम लोग जो है अभी तक का जो हमारे पास में डेटा आया है, ठीक है, केवल 30 सेकंड के अंदर में 1700 के करीब जो लोग हैं उन्होंने पोल के अंदर में पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली करते भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अब तक का जो डेटा आया है उसके अंदर में 57% जो लोग हैं उन्होंने सी आंसर लगाया है, 35% लोगों ने ए आंसर लगाया है और 8% लोगों ने आंसर लगाया है बी, ठीक है। फिर 1% लोग हैं डी जिन्होंने आंसर लगाया।
मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 57% जो लोगों ने आंसर लगाया है ना यहाँ पर में खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत, ठीक है, सीमांत गांधी इनको कहा जाएगा, ओके, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। बात यहाँ पर में हो रही है कि बिहार का गांधी किसको कहा जाता है, तो ये राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना था। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब याद हो गया, जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी, अब याद हो गया आप लोगों को, याद रखेंगे आप लोग। अगर आपसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी बोला जाता, ठीक है, सीमांत गांधी बोला जाता कि सीमांत गांधी कौन है, ठीक है, तो आंसर होता खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। लेकिन बिहार का गांधी के नाम से कौन फेमस है, तो राजेंद्र प्रसाद फेमस है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और यही क्वेश्चन आपका टीआरई के अंदर में आया और आप देख सकते हो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा उस समय में। अब सही करोगे आप सभी लोग, लिख दीजिए कमेंट के अंदर में, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों को पता होना भी चाहिए वैसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को पता भी नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बताइए, सर्वाधिक रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहां पर में होता है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 2500 के पास हम लोग यहाँ पर में पहुंच गए बच्चे, यहाँ पर में कॉन्करेंट व्यूअर्स कंटिन्यूअसली बच्चे जुड़ते भी जा रहे हैं हमारे साथ में। एक बार दबा के जहां भी शेयर कर सकते हो सभी बच्चे शेयर कर देंगे, जो चाहते हैं बच्चे की एनर्जी वैसी बनी रहे और इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन कराया जाए, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से शेयर कर देगा, ठीक है। तो रेशमी वस्त्र का, ठीक है, उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है, तो भागलपुर के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, कहां पर में होता है, भागलपुर के अंदर में होता है। और भागलपुर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि अपने टसर सिल्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, टसर सिल्क। तो टसर सिल्क पाया जाता है, कौन सा वाला रेशम पाया जाता है, टसर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, टसर रेशम, ठीक है। टसर रेशम कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, भागलपुर के अंदर में। या भागलपुर में कौन से प्रकार का रेशम पाया जाता है, तो टसर प्रकार का जो रेशम है वो पाया जाता है, ये भी लिख दो एक बार कमेंट में, ठीक है, लिख दीजिए टसर, लिख दीजिए टसर प्रकार का रेशम, रेशम जो है वहां पर में पाया जाता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्टेट आप लोगों का सिल्क, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहां पर में है, स्टेट सिल्क इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट सिल्क इंस्टीट्यूट, सिल्क इंस्टीट्यूट, ठीक है। राज्य रेशम, ठीक है, राज्य रेशम आपका जो है यहाँ पर में विद्यालय, ठीक है, तो कहां पर में आप लोगों का पड़ेगा, तो राज्य रेशम संस्थान या राज्य रेशम विद्यालय, ये कहां पर में पड़ेगा आपका, तो भागलपुर के अंदर में पड़ेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा राज्य जो कृषि विश्वविद्यालय आपका, ये भी आप लोगों का भागलपुर के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, ठीक है। नाउ बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम साक्षरता। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में पूरा पढ़ाया, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, टीआरई 4.0 की ओल्ड बैच न्यू बैच दोनों के अंदर में होंगे, जो पुराने बच्चे थे उनको हमने न्यू बैच कॉम्प्लीमेंट्री रूप से फ्री भी दी है, ठीक है, उन लोगों को दिया है। कल रात में हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट भी पढ़ रहे थे हम लोग, मैंने आपको पूरे का पूरा सेंसस पढ़ा है, सबसे कम सबसे ज्यादा हर एक चीज बार 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 रिवाइज करवा करवा के, इवन सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहा है, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहा है, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहा है, सब कुछ आपको बताया है मैंने, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की पूर्णिया जो है यहाँ पर में सबसे कम साक्षरता है, ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी यहीं पर है, सबसे कम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया के अंदर में ही मिलेंगी आपको। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बिहार की, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, आप लोगों ने बताना है, ठीक है। 2011 की सेंसस के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोग जो है कंटिन्यूअसली आंसर्स करते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो बिहार की साक्षरता दर, ठीक है, आप लोगों का, आप लोग आंसर कर रहे हैं 61.80, ठीक है, ये बिहार की पूरी हो गई। बट अब बात आती है यहाँ पर में कि भाई इसके अंदर में महिला और पुरुष में भी तो डिवाइड होता है, ठीक है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, ये भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे हर एक बच्चा, फास्ट, जल्दी से। देखिए अगर 61.8 की बात करेंगे तो ये पूरे बिहार का हो जाता है ओवरऑल। अगर पुरुषों की बात करेंगे तो 71.2, ठीक है, 71.2% है पुरुषों की। और महिलाओं की बात करूं अगर मैं यहाँ पर में, तो महिलाओं की होती है 51.5, ठीक है, परसेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर में आप लोगों के अलग अलग प्रकार से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। 61.80% याद रखना है आप लोगों ने, पूरे बिहार की है, ठीक है, मेल की है, पुरुष जितने भी पुरुष है उनमें से 71.2% पढ़े लिखे हैं, और महिलाओं के अंदर में 51.5% है।
ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। कितने लोगों ने देखा है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में, जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, तो उनको याद होगा कि ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो है एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। चलिए 3000 प्लस बच्चे यहाँ पर में हो चुके हैं फ्रेंड्स। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वही बच्चे हैं जो इस सेशन को एनर्जी दे रहे हैं। नाउ, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने करना है, जल्दी बताएंगे। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है आंसर यहाँ पर में आना स्टार्ट हो गया है। तो किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो देखो, बिहार और बंगाल, ठीक है, वो एक ही, बिहार जो है बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था। यहाँ पर में बिहार जो है उसको बंगाल से, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत के नाम से अलग जो किया गया था इधर साइड में, ठीक है, वो किया गया था आप लोगों का, ठीक है, 1912 के अंदर में, 1912 में। तो 1912 यहाँ पर में दिया ही नहीं है ऑप्शन के अंदर में, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में कैंसिल पेपर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके। कई सारे बच्चे जिन्होंने ए आंसर लगाया है यहाँ पर में, ठीक है, करीब 1400 बच्चों ने, लेकिन मैं आपको बता दूं आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि बंगाल से बिहार को अलग किया गया था आपका 1 अप्रैल। ऑफिशियली इसकी जो वैसे घोषणा हुई थी 1911 के अंदर में हुई थी दिल्ली दरबार में दिसंबर में, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया था 1 अप्रैल 1912 को। इसका गैजेट में प्रकाशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसी वजह से 22 मार्च को आप बिहार दिवस के रूप में मनाते हो। उस दिन वो लागू नहीं हुआ था, केवल उसका नोटिफिकेशन जो है, गैजेट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। इसी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अदरवाइज उसका लागू हुआ था, उसका लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बंगाल से अलग हो जाएंगे, ये वाली बात, ठीक है। चलिए, बाद में बिहार एंड उड़ीसा फिर से टूटे, ठीक है, 1936 के अंदर में 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग हो गया और उड़ीसा प्रांत अलग हो गया, ठीक है। और फिर बाद में बिहार एंड झारखंड अलग हुए। अब मुझे ये बताओ आप लोग कमेंट करके कि बिहार और झारखंड कौन से तारीख को अलग हुए थे, जल्दी से, ठीक है। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बिहार एंड झारखंड कौन से तारीख को अलग हुए थे, ये बताना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अब ये देखिए एक क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी का है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु नदी, ठीक है, फाल्गु नदी इंपॉर्टेंट है आपकी, ओके। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये फाल्गु नदी जो है किन नदियों के संगम से बनती है? मोहाना और लीलाजन, लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहाना नदी। देखिए, फाल्गु नदी इतनी बड़ी भी नदी नहीं है जितना यहाँ पर मैं बोल रहा सोन नदी। सोन नदी बड़ी नदी है, अगर वो सोन नदी लेकर आएंगी, ठीक है, मैं ये उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं पानी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फाल्गु नदी में इतना पानी नहीं है, सोन नदी बहुत पानी के हिसाब से बड़ी वाली नदी है आप लोगों की, तो सोन से मिलकर तो फाल्गु नदी बनी नहीं सकती, ठीक है, सोन नदी से। तो सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, तो वो बड़ी नदी, अगर वो फाल्गु नदी बनेंगी उससे मिलकर तो फिर तो भाई बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा उसमें, है ना। तो मोहाना और लीलाजल नदी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये दोनों नदियों से मिलकर बनती है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछा भी जा रहा है आप लोगों से, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो मोहाना और लीलाजल नदियों से मिलकर फाल्गु नदी बनती है। निरंजना नदी भी कहा जाता है इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, निरंजना, निरंजना नदी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 ही क्यों चुना गया, 15 नवंबर ही क्यों चुना गया था, ये भी बता देंगे आप मुझे, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि झारखंड को अलग करने के लिए 15 नवंबर ही क्यों चुना गया, ये भी देखते कितने लोगों का यहाँ पर में दिमाग चल रहा है। नाउ, अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, ठीक है, कौन सी नदी है जो बिहार से होकर नहीं बहती, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, जल्दी बताएंगे। और एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ मैं। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे मैं आपको बता दूं 7611101101, 96978844 ये नंबर चल रहा है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर जो कंटेंट है, ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हो। इतनी कम अमाउंट के अंदर में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आप अपनी पहली सैलरी से इस तरीके के आप जो है वो 40 से ज्यादा कोर्स ले पाओगे। इतना कम अमाउंट के अंदर में आपकी सफलता सुनिश्चित हो रही है। और टीचिंग परीक्षा ने ध्येय रखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आना है, तो सिलेक्शन के साथ रैंक भी, ठीक है, ये नारा है हमारा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो तापी नदी नहीं बहती है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं अगर ये हमारा भारत है, ठीक है, तो तापी नदी जो है ये यहाँ पर में बिहार मध्य प्रदेश के अंदर में बैतूल के पास से ओरिजिन होती है और इधर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, ठीक है, सूरत के पास में अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ये तापी नदी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी जो नदियां है आप लोगों की, जैसे सोन नदी है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है लेकिन बिहार में आती है। कोसी नदी आपको पता है कि नेपाल से निकलती है, बिहार के अंदर में आती है। गंडक नदी ये भी जो है नेपाल से निकल के उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के अंदर में आती है। तो ये नदियां जो है ये बिहार के अंदर में बहती है, ठीक है, सोन, कोशी, ठीक है, गंडक। तापी नदी या ताप्ती नदी जो है बिहार के अंदर में नहीं बहती। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ये याद रखना था आप लोगों ने। 72% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ड्यूरिंग विच मूवमेंट बिहार विद्यापीठ वॉज स्टैब्लिश्ड? बीपीएससी टीआरई 2023 का, ठीक है, प्राइम पीआरटी का क्वेश्चन है आपका, और ये कभी भी हो सकता है 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12 में कहीं पे भी आ जाए अब ये क्वेश्चन। जल्दी बताइए। 3935 लाइक्स हो चुके हैं हम लोग, केवल यहाँ पर में जो है अभी 65 लाइक्स दूर है हम लोग 4000 लाइक्स से। तो सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कर देना आप लोगों ने। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा भारत के अंदर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, कि हम अंग्रेजों के साथ में सहयोग नहीं करेंगे, यह आंदोलन गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था। यह आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला, ठीक है। उसी बीच गांधी जी ने, ठीक है, जो सदाकत आश्रम था मौलाना मजहरुल हक का, वहां पर में बिहार विद्यापीठ की जो है वो इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, वहां पर में नींव रखी थी। ये 6 फरवरी 1921 को किया था उन्होंने इनॉग्रेशन। एक एग्जाम हुई थी आप लोगों की, उसके अंदर में गलती से 1922 वहां पर में क्वेश्चन में आ गया था, बट एक्चुअली में 1921 है। मैं आपको प्रूफ के साथ में भी दिखा भी दूंगा। तो 6 फरवरी 6 फरवरी 1921 को गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, इन लोगों ने और भी लोग थे वहां पर में जिन्होंने मिलकर जो है क्या किया था, यहाँ पर में इनॉग्रेशन किया था। मेनली गांधी जी को आप लोग यहाँ पर में याद रखते हो। तो आंसर जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 के बीच में चल रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट प्लीज याद रखना है आप सभी लोगों ने, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बन जाती है, ठीक है। चलिए, बिहार विद्यापीठ जब बनी थी तो उसके पहले चांसलर कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक उसके पहले चांसलर थे। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, कि बिहार विद्यापीठ जब बनी, ठीक है, 1922 के अंदर में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। अदरवाइज वो बनी थी एक कॉलेज के रूप में, बिहार विद्यापीठ। तो बिहार विद्यापीठ 1922 में वो बनी थी, आपकी बेसिकली यूनिवर्सिटी के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन इसकी नींव रखी गई थी 1921 के अंदर में, 6 फरवरी 1921 को, और उसके पहले चांसलर थे मौलाना मजहरुल हक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए, ये देखिए बिहार विद्यापीठ, ठीक है, सदाकत आश्रम के अंदर में है, ये सदाकत आश्रम के अंदर, ठीक है, गंगा नदी के पास में। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन था आप लोगों का, इस क्वेश्चन के अंदर में एक एरर है। आप लोग बताओगे कि क्या एरर है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जब पूछा गया था उसी के अंदर में एरर था, एक ही नारा एक ही नाम, टीचिंग परीक्षा इस बार करेंगे बीपीएससी के सिलेक्शन साथ काम तमाम। चलो, अर्नव ठाकुर जी, क्या नारा दिया है आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। 4000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड, 4100 से भी ज्यादा लाइक्स। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं बिहार नेशनल कॉलेज, ठीक है, और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 1922 में नहीं हुआ था, आपको याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ठीक है। 1921 के अंदर में जो है इसको किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर मैं देख भी सकते हो बिहार विद्यापीठ के बारे में आप लोगों का अमृत महोत्सव.nic.in के ऊपर में ये दिया हुआ है, सरकारी वेबसाइट है, ठीक है, भारत सरकार की। तो बिहार विद्यापीठ जो है पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों का, और यहाँ पर मैं आप देख भी सकते हो इसको कि 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ वाज इनॉग्रेटेड बाय गांधी जी अलॉन्ग विद कस्तूरबा गांधी एंड मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, उनमें से ये मोहम्मद अली जो थे उन्होंने उद्घाटन किया था। तो कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी, ठीक है, गांधी जी खुद और मोहम्मद अली, इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। मौलाना मजहरुल हक जो है इसके पहले चांसलर बने थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आप देख सकते हो कि डायरेक्टली आप लोगों का आजादी का अमृत महोत्सव जो वेबसाइट है भारत सरकार की, वहां से मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आपको बताना है विच व्हेन वाज द पटना वुमेन्स कॉलेज फाउंडेड?
पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? चलिए, तो आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स, पटना महिला महाविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1940 के अंदर में की गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। पटना महिला महाविद्यालय या पटना वुमेन्स कॉलेज 1940 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, बिहार यूथ लीग। ठीक है, और किसने किया था ये भी बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में आया है और मुझे बहुत खुशी है कि टीचिंग परीक्षा ने इस एग्जाम में आने के पहले ही आप लोगों को टीआरई 1 में भी इसको पढ़ाया था, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, ठीक है, और टीआरई 4 के अंदर भी बच्चों को हमने पढ़ाया है। तो ये एग्जाम के अंदर में जब आया ना क्वेश्चन तो बड़ी खुशी हुई थी, बच्चों ने देखा कि एज इट इज क्वेश्चन आया है करके। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, बिहार यूथ लीग की 1928 के अंदर में, मोतिहारी के अंदर में। पूरा डिटेल के अंदर में हमने इसको पढ़ा है पेड क्लास के अंदर में, और आगे में भी पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए, नीचे में एक लिंक दी गई है, उससे भी आप लोग जा सकते हो। आगे बढ़ते अभी हम लोग यहाँ पर में, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी के सभी। 3968 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। एक बार हर एक बच्चा अगर एक एक जगह पे शेयर कर देगा, आप 4000 क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, एक एक बच्चा हर एक जगह पे शेयर कर देगा तो बहुत जल्दी हम लोग 4-5 मिनट के अंदर में ही 5000 क्रॉस कर जाएंगे। क्या टारगेट रख सकते हैं हम लोग? ठीक है, जितने भी लोग हैं, क्या सभी लोग यहाँ पर में टारगेट रख सकते हैं? एक एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए। हर एक बच्चा एक एक जगह पे शेयर कर देगा अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? अभी मैंने आपको बताया ईयर 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था। ठीक है, 1920 से लेकर 1922 के बीच में। ठीक है, उस समय में बिहार के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को यह बताना है कि कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, जेबी सेन, किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो स्वामी विद्यानंद जी ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद जी जो है उन्होंने किया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, 1919 के अंदर में स्पेशली दरभंगा के किसानों को उन्होंने इकट्ठा किया था। ठीक है, तो बिहार में भी, ठीक है, दरभंगा के जो किसान थे, दरभंगा दरभंगा के जो किसान थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया था। ठीक है, किसानों को, और एक आंदोलन स्टार्ट किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। बाद में जो है राजकुमार शुक्ला जो है वो तो पहले थे, आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को बुलाया था चंपारण आंदोलन के दौरान। और श्री कृष्ण सिंह जो है उन्होंने भी किसानों के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन बाद में। ये बात हो रही है असहयोग आंदोलन के दौरान की। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, स्वामी विद्यानंद जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? 31वीं बीपीएससी के अंदर में और 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों की कि किसने स्थापित की, ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कहाँ स्थापित की है, ठीक है, और क्यों स्थापित की थी ये भी समझ लीजिए आप लोग। एक्चुअली में जिसने स्थापित की है ना, ठीक है, धर्मपाल जी ने, ठीक है, धर्मपाल, इनका एक जो है शिक्षा से लगाव था। नालंदा यूनिवर्सिटी को रिपेयरिंग करने का काम भी इन्होंने किया था, रिपेयर करवाया था। तो उनकी इच्छा थी कि नालंदा जैसी एक यूनिवर्सिटी मैं भी बनाऊं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वैसे बनाई गई थी कुमारा गुप्त के द्वारा। कुमारा गुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था ना, कुमार गुप्त वन, उसके द्वारा बनाई गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। बट इसकी रिपेयरिंग करवाई थी धर्मपाल ने। ठीक है, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी बनाऊं ऐसी एक यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से जिले के अंदर में, ये जल्दी से बताएंगे मुझे आप लोग सभी लोग। ठीक है, कौन से जिले में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये भागलपुर के अंदर में, भागलपुर में। ठीक है, और नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, सिंपल। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग किसने कराई? तो धर्मपाल ने कराई थी। ठीक है, पाल वंश का राजा था धर्मपाल। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी? कुमार गुप्त वन ने बनाई थी, गुप्ता वंश का शासक था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? धर्मपाल ने। कहा बनाई थी? भागलपुर में। अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाए, उदंतपुरी मठ था, ठीक है, बुद्धिस्ट मठ, उदंतपुरी मठ, इसको तोड़ा किसने था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनको तोड़ने का जो काम था वो किया था, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है,
तो उदंतपुरी मठ और बाकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़कर उनको जलाने का काम किया था बख्तियार खिलजी ने, ये याद रखेंगे आप सभी के सब। ओके, चलिए आप सभी लोग देखिए, मैं यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा अपेक्षा कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग जितने भी लोग हैं लाइक एंड शेयर आप लोग करते रह रहे होंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हर एक बच्चा, ठीक है, ताकि जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जब भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और बहुत सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सारी चीजें तो आप लोगों को तुरंत प्रभाव से वो मिलती रहे। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाना चाहूंगा। ये है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एक टॉप व्यू, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी, जल्दी से बताइए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो हो जाते हैं आपके कुमार गुप्त वन। कौन से वंश के थे ये, गुप्ता वंश के थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, कुमार गुप्त वन गुप्ता वंश के, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो फ्रेंड्स, नालंदा इस प्रकार से टॉप व्यू नालंदा का कुछ इस प्रकार से दिखता है आप लोगों का, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको पता है मैथिली भाषा एक इंपॉर्टेंट भाषा है बिहार की, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान में मैथिली भाषा का जो है वो विकास हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। मैथिली भाषा का विकास इनमें से कौन सा वंश था जिसके समय काल के अंदर में हुआ है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, मैथिली जो भाषा है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो है वो 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक धीरे धीरे जो है उसका वो विकसित हुई मैथिली भाषा, ठीक है। स्पेशली उस समय के अंदर में बिहार के अंदर में जो है कर्नाट राजवंश का शासन था, कर्नाट राजवंश का, ठीक है, कर्नाट राजवंश, ये याद रखेंगे आप लोग। इसी वंश को, कर्नाट राजवंश को सिमराव वंश भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा याद रख लीजिए आप लोग, सिमराव वंश भी इसको बोला जाता है, सिमराव वंश, ठीक है। तो 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया था, हो सकता है आप लोगों से टीआरई के अंदर में रिपीट करके कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि मैथिली भाषा का विकास जो है वो कब हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से, अब मैथिली भाषा की बात निकली है तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि मैथिली भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, जल्दी बताइए, किस वर्ष शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची के अंदर में। और 8वीं अनुसूची होती क्या है आप लोगों की, 8वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स ये होती है आप लोगों की जिसके अंदर में आधिकारिक भाषा है, अभी एट प्रेजेंट 22 आधिकारिक भाषा है हमारे भारत की, तो मैथिली भाषा को कौन से साल में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। जी, तो देखिए आप लोगों को ये याद रखना है कि मैथिली भाषा जो है इसको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, ठीक है, इसको संविधान के अंदर में शामिल किया गया था, ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में। ये 92 नंबर का 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, बट ये लागू कब हुआ था, 2004 के अंदर में, ठीक है, लागू हुआ था 2004 में, ठीक है, लागू 2004 में हुआ था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत मैथिली भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया था, तो 92, ठीक है, संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, 2003 में हुआ था, बट ये संविधान संशोधन लागू हुआ था 2004 के अंदर में। ये भी एक पॉइंट है आप लोगों का, याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश, ठीक है, इनके समय में हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, जिसको सिमराव वंश भी बोला जाता है। कर्नाट राजवंश जो है फ्रेंड्स 1097 से लेकर 1325 तक, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, मैं 1097 से लेकर 1325 तक बिहार के अंदर में इसने शासन किया है, कर्नाट राजवंश या सिमराव वंश जिसको बोला जाता है। नाउ बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे निकट है। देखिए बराबर की पहाड़ियां, ठीक है, बराबर केव्स जिनको बोलते हैं, बराबर हिल्स, बराबर केव्स भी है यहाँ पर में, बराबर केव्स, बराबर हिल्स के अंदर में ये जो पहाड़ियां है वहां पर में बराबर गुफाएं भी है। ये गुफाएं जो है अशोका जो थे, ठीक है, उन्होंने आजीविका पंथ के जो लोग थे उनको दान में दी थी, आजीविका पंथ के लोगों को, ठीक है, बराबर की गुफाएं वहां पर में मिलेंगी आपको। तो बिहार के जहानाबाद का जो मखदूमपुर है, ठीक है, जहानाबाद, जहानाबाद के अंदर में एक शहर है मखदूमपुर, उसके सबसे समीप है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मखदूमपुर के पास सबसे पास में है, जहानाबाद के मखदूमपुर के पास में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बराबर की गुफा है।
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर शहर के पास में है, ठीक है। और बराबर गुफाओं का जो है ये आजीवक संप्रदाय जो थे उन लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बसेरा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, आजीवक परंपरा। आजीवक परंपरा जो है बेसिकली एक ऐसी परंपरा थी, नास्तिक थे जिनका मानना था कि कुछ जो है वो मृत्यु से पहले भी कुछ, जन्म से पहले भी कुछ नहीं था, मृत्यु के बाद में भी कुछ नहीं होने वाला है, जो है वो ये जीवन है बस, और इसी जीवन के अंदर में मस्त पैकी मौज मस्ती से जियो। ये आजीवक परंपरा के लोगों का मानना था, ठीक है। मक्खाली गौशाला करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के ग्रह के रूप में किया गया था? चलिए अब बता देंगे आप लोग, बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा मतलब ट्रस्ट, टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन, टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन के साथ में रैंक भी, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सारी आपके काम की है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। 4736 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं। 5000 लाइक्स के और 5000 लाइव के हम लोग बहुत पास में पहुंच गए हैं। एक बार सभी लोग एक साथ दबा के शेयर कर देंगे सेशन को, तो हम लोग बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, मैं अपना पढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारी निभा देंगे जल्दी से, ठीक है। तो देखिए, आजीविका पंथ जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था बराबर की गुफाओं का आजीविका पंथ। आप लोगों को बता दूं, आजीविका पंथ के संस्थापक कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी, ठीक है। संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे आजीविका पंथ के? आजीविका पंथ एक ऐसा पंथ था, एक संप्रदाय था जो इस दुनिया को ही सब कुछ मानता था, ठीक है। मक्खाली गौशाला थे इसके, मक्खाली, ठीक है, गौशाला। मक्खाली गौशाला जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसके संस्थापक थे, ओके, आजीविका पंथ के। आजीविका पंथ को बराबर की गुफाएं किसने दान में दी थी? तो अशोका ने दान में दी थी। अशोका जो थे उन्होंने डोनेट किया था, ठीक है, डोनेट किया था बराबर की गुफाओं को आजीविका पंथ के लोगों को, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज आप लोगों को पता है कि एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी। आपको पता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य, मौर्य वंश जो है उसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में उसका बेटा आया जिसका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद में इसका बेटा आया, ठीक है, अशोका, अशोका, ओके। अब क्या आप लोगों को पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म। ये बिंदुसार जो है ये आजीविका पंथ को अपना लिया था, आजीविका, जो अभी मैंने आपको बताया ना आजीविका पंथ, वैसे आजीविका पंथ अभी भारत से खत्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और अशोका जो है उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, ठीक है, बुद्धिज्म। तो आप देखिए यहाँ पर में 3 पीढ़ियां और तीनों ने अलग अलग संप्रदाय को अपनाया। आप देखिए तीन तीन पीढ़ियां, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पोता, चंद्रगुप्त का पोता और बिंदुसार का बेटा, तीनों ने अलग अलग धर्म अपनाया, अलग अलग संप्रदाय को अपनाया, ठीक है। तो आप देखिए भारत कितना सहिष्णु और सहनशील देश रहा है। बिहार की किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। बिहार का कौन सा जिला है जहां पर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? मैं आपको बता दूं ये वही जिला है जहां पर में चावल या धान का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो गेहूं का उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो है जिला बिहार के अंदर में है रोहतास। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना बनती है, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे। यहाँ पर में 4962 लाइक्स हो चुके, 4965 हो चुके, केवल 35 लाइक्स दूर है हम लोग 5000 से। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। रोहतास इज द आंसर, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने, धान के अंदर में भी अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेजर क्रॉप बिहार की, तो रोहतास आएगा आप लोगों का, गेहूं के अंदर में भी रोहतास आएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये एक एक करके मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड सारे के सारे ही याद करवा दूंगा। तो टीचिंग परीक्षा के, और ये आप लोगों को ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा के इमेज सेक्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, एचडी मैप्स के साथ में, बिहार के टीआरई 4.0 की पेड बैच के साथ में। तो मैं आपको सारे का सारा क्वेश्चन के साथ में याद भी करवाता चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब देखिए आप लोगों से एक और क्वेश्चन बना था, ठीक है, टीआरई 3 के अंदर में बना था ये क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पैडी क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। पैडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? धान। धान से बनता है चावल, धान जो होती है ना, फिर उसको निकाला जाता है, उसके ऊपर की कवरिंग निकाली जाती है तो चावल बनता है। तो चावल जो है आप लोगों को ये भी बताना है, ठीक है।
चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा या धान का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होता है? और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो टीआरई 4.0 की बैच में उपलब्ध है, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़कर, ठीक है, कर सकते हैं। आप लोगों के लिए 60%, ठीक है, टीचिंग परीक्षा फाउंडेशन मंथ चल रहा है आपका, 60% ऑफ के साथ में आप लोग जो है आज इसके साथ में जुड़कर अपने सपने पूरे कर सकते हो। ओके, तो रोहतास जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, रोहतास, ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में रोहतास के अंदर में धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, और इसको आजकल जो है बिहार का चावल का कटोरा या धान का कटोरा भी कहा जाने लगा है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जो आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसके अनुसार है ये, ठीक है, डेटा चेंज हुआ है, वो याद रखना है आप लोगों ने। ओके, देखिए यहाँ पर मैं बताना है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो सोने का सबसे अधिक भंडार कहां पर में मिला है? भारत का सबसे अधिक भंडार भी है और बिहार का भी सबसे अधिक भंडार है। तो बिहार के अंदर में जमुई के अंदर में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, जमुई जिले के अंदर में। अभी लेटेस्ट न्यूज है आप लोगों की, आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर में, ये देखिए आप लोगों का कई सारे जो बड़े बड़े न्यूज थे उन्होंने भी इसको कवर किया था। कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपका सबसे पूरे पूरे भारत का सबसे बड़ा गोल्ड जो रिजर्व है वो जमुई के अंदर में मिला है। तो बिहार इस तरीके से पूरे देश का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व बन गया जमुई के साथ में, ठीक है, सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, नाउ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि बिहार जो है वो पूरे देश का 44% गोल्ड बिहार के पास में, दूसरे नंबर पे फिर राजस्थान आता है, फिर कर्नाटक आता है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट से भी मैंने इसको कंफर्म किया आप लोगों को, आप देख सकते हो कि जो इंडिया है, ठीक है, उसके अंदर में गोल्ड रिजर्व के अंदर में सबसे ज्यादा बिहार में कितना परसेंट है? तो 44% है। देखिए आप, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पीआईबी जो .gov.in के ऊपर में जो अपना डेटा रिलीज किया है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है उनसे मैं ऑथेंटिकेट करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, चलिए, पायराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पायराइट का, ये बताना है आप लोगों ने, पायराइट का कौन सा है ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से, लेटेस्ट डेटा के अनुसार पढ़ाई करनी है आप लोगों ने। ओके, तो पायराइट का जो है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा, ठीक है, पूरे भारत के अंदर में अगर आप लोग बात करेंगे कि बिहार जो है वो पायराइट का 95% जो है पायराइट रिसोर्स बिहार के अंदर में है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। पायराइट जो है फ्रेंड्स, इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, पायराइट को फूल्स गोल्ड, ठीक है, यहां पर में मूर्खों का सोना भी इसको कहा जाता है, ठीक है, FeS2 इसका फॉर्मूला है, ठीक है, फेरस। तो पायराइट जो है फ्रेंड्स, इसमें से आप लोगों का बेसिकली लोहा निकलता है पायराइट में से, तो फूल्स गोल्ड इसको बोलते हैं आप लोग। ओके, केमिकल फॉर्मूला है FeS2, और मूर्खों का सोना इसको कहा जाता है। पायराइट 95% पायराइट जो है आप लोगों को बिहार के अंदर में ही मिलेगा। तो ये एक चीज याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है, पायराइट के प्रोडक्शन के अंदर में सबसे आगे बिहार है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था एग्जाम के अंदर में, डायरेक्टली कि कौन सा है? तो भाई डायरेक्टली अकेला एकमात्र मतलब एक छत्र राज है इसका। ओके, चलिए, तो बिहार, देखिए आप लोगों का मरचा या मिर्चा या मेरचा धान, ठीक है, मिर्चा धान या मिर्चा चावल जो है वो न्यूज में रहता है। आप लोगों को बताना है कि ये मिर्चा चावल कौन से वाले जो है इलाके से बिलोंग करता है, क्योंकि उसको थोड़े समय पहले जीआई टैग मिला था, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से, 5000 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल सहीदा जी, ठीक है। तो आप सभी लोग भी सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स मिर्चा चावल या मरचा चावल की, तो ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, मधुबनी, कहां पर में? तो देखिए ये अभी थोड़े समय पहले जो है फ्रेंड्स, पश्चिमी चंपारण का जो आप लोगों का मिर्चा धान है या मिर्चा चावल है, उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, भौगोलिक संकेतक, ठीक है, एक अलग प्रकार का चावल है, चावल की एक अलग प्रकार की किस्म है, ठीक है, इसको मिला हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहां पर में? 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, कहां पर में आयोजित होता है ये बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। अब पहली बात तो ये है कि आपका ये होता कहां पर में है? सोनपुर के अंदर में आयोजित होता है, ये आप लोगों को याद हो गया, ठीक है। कहां पर कौन से समय में आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर अवसर पर आयोजित होता है। बिहार का ही नहीं, इंडिया का नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, पशु मेला है, ठीक है।
तो एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर या फिर सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, गंगा और गंडक के संगम के ऊपर में, और नवंबर दिसंबर का समय आता है जनरली, ये आप लोगों का, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके। तो सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी बोलते हैं, हरिहर क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र मेला भी इसको कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र मेला, ओके। तो सोनपुर मेले को, सोनपुर पशु मेले को किस नाम से जाना जाता है? हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। हर कोई बच्चा लिख देगा जल्दी से, हरिहर क्षेत्र मेला याद रखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन से समय में होता है? ठीक है, तो ये होता है कार्तिक पूर्णिमा के समय में, ये भी कमेंट में लिख दो आप सभी लोग, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के समय में। नेक्स्ट, थावे महोत्सव का आयोजन स्थल कहां पर में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम के अंदर में, जल्दी बताइए थावे महोत्सव कहां पर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स थावे महोत्सव की, तो थावे महोत्सव जो है आप लोगों का यह आयोजित किया जाता है भागलपुर, मुंगेर, पटना, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, कहां पर में? जी, तो देखिए 2012 से जो है फ्रेंड्स इसको मनाया जा रहा है थावे फेस्टिवल को आप लोगों का, ठीक है, चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के ओकेजन के ऊपर में इसको मनाया जाता है गोपालगंज जिले के अंदर में, तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थावे महोत्सव मनाया जाता है गोपालगंज के अंदर में, गोपाल, ठीक है, गंज के अंदर में, गोपालगंज के अंदर में, ओके। तो गोपालगंज थावे महोत्सव यहाँ पर में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने। 5000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, 5000 प्लस यहाँ पर मैं लाइव के लिए, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वाली जो क्लास है वो भी आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करूंगा, जिससे कि आप लोगों ने जो इतने बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो उसको और ज्यादा जो है प्रतिसाद दिया जा सके, ठीक है। चलिए, तो गोपालगंज, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस खुशी में, ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, तो इस खुशी में मैं आप लोगों को 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गोपालगंज के बारे में 2-4 चीजें याद रखिए आप लोग, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज जो है ना, इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि गोपालगंज में जो लिंग अनुपात है, ठीक है, लिंग अनुपात हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। और एक क्वेश्चन आया भी था कि एकमात्र जिला जहां पर में लड़कियों के मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा है, ये क्वेश्चन मैंने पेड क्लास में कराया है सेंसस वाले, इसमें जितने भी बच्चों ने वो लेक्चर देखा है सेंसस वाला हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है, पेड क्लास में। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं अभी भी जुड़ सकते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 96974444, या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर में भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपका 60% ऑफ चल रहा है, आप जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है, अभी से, ठीक है। और जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में कोर्स रहेगा, तो आपका ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपका 1021, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, 1021, ओके, लड़कियां है। तो एक मात्र जिला जहां पर में लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा है, गोपालगंज, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो थावे दुर्गा टेम्पल है वहां पर में, वहीं पर ये थावे महोत्सव मनाया जा रहा है 2012 से। नाउ, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, ये भी बता देंगे आप सभी के सभी। अब राष्ट्रपति शासन की बात निकली है भाई, तो राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल भी बता देना मुझे, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका जो आर्टिकल है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल क्या है। बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति शासन फर्स्ट टाइम कब लगा था, फर्स्ट टाइम तो ये लगा था 1968 के अंदर में, 1968 में, ये भी याद रख लेना, 1968 के अंदर में लगा था, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। उसके बाद में लास्ट बार कब लगा था, अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में लास्ट टाइम कब लगा था, तो 2005 में लगा था, उसके बाद से अभी तक नहीं लगा है, ठीक है, 2005 में लगा था लास्ट टाइम, ठीक है। और टोटल कितने बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, तो 8 बार लग चुका है, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अलग अलग इसके अंदर में। बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो राष्ट्रपति शासन लगा था सबसे पहली बार, ठीक है, आपका 1968 के अंदर में, उस समय में जो है भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, चीफ मिनिस्टर थे भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। 1968 से लेकर 1969 तक चला था वो, 1968 में लगा था ना। अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने एक सवाल और पूछा था कि राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल है 356, 356, आर्टिकल नंबर 356, ये भी क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल होता है? तो आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, 356, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, भोला पासवान शास्त्री के बारे में एक और चीज है आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में, कोई एग्जाम थी उसके अंदर में आया था, बिहार के पहले पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री कौन बने थे? इस तरीके से क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ठीक है। तो भोला पासवान शास्त्री जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स केबीसी के अंदर में भी आया था कि पहला राज्य कौन सा बना था? तो पहला राज्य बन गया था बिहार, जिसने पंचायतों के अंदर में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। तो ये वाली बात जो हुई थी वो हुई थी 2006 के अंदर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। केवल 38% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, 38% लोगों ने लगभग लगभग। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, पंचायतों में आरक्षण देने वाला 2006 में, सारे लेवल पे पंचायत में, ठीक है, चाहे वो ग्राम पंचायत, आपकी पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं को, ठीक है, 2006 में। और ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था कि कौन सा राज्य बना था पहला राज्य, तो इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? चलिए ये बताइए आप लोग। 5650 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5200 के करीब बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल रही है। आपको पेड कोर्स तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ एनसीईआरटी आपको पूरी की पूरी मिल रही है, दोनों एनसीईआरटी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एससीईआरटी आपको मिल रही है, एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज, जो कि हम बहुत जल्द उसको अलग करने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है। लेकिन जो बच्चे ले चुके होंगे उनके पास में रहेगा, उनसे अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बाद में लेंगे बच्चे, उनको एनसीईआरटी डू यू नो अलग से खरीदना पड़ेगा फिर। तो आप जल्दी से जल्दी लेकर अपना जो है दोनों कोर्स आपको एक ही प्राइस के अंदर में मिल जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी डू यू नो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न, ठीक है, वो वन लाइनर और उसके ऊपर में टेस्ट, वो भी दी जा रही है, वो भी एक अलग कोर्स बनने वाला है जल्दी ही, ठीक है। तो आप जितने भी बच्चे ले चुके हैं उनके पास में रहेगा ही वो, हमेशा उनसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और जो अभी ले लेंगे उनको भी मिल जाएगा वो, लेकिन जो बाद में लेने वाले हैं उनको शायद से अलग से परचेस करना पड़े फिर उसको। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है ले सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग बाद में लेने जाओ और तब तक जो है वो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाए उसमें। चलिए, तो बिहार के अंदर में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा के अंदर में जो है 40 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर में 16 सीटें हैं बिहार से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर में एससी और एसटी के अंदर में कितना रिजर्वेशन है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप लोगों का। तो एससी और एसटी के अंदर में कितना रिजर्वेशन है बिहार के अंदर में, मतलब लोकसभा में, लोकसभा के अंदर में एससी को कितनी सीटें रिजर्व है और एसटी को कितनी सीटें रिजर्व है, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। बिहार राज्य के अंदर में राज्यसभा से कितनी सीटें जाती है? तो 16 सीटें जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार की पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे पेड क्लास के अंदर में भी और बाकी जगह पे भी, तो मैं उसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल आपके एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है, कि जब जो है बिहार एंड उड़ीसा प्रांत हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, तब कितना विधान परिषद जो होती थी उसमें कितना था। फिर बाद में विधानसभा विधान परिषद दो द्विसदनीय बन गया वो। फिर जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तो कितने जिले थे, कितनी सीटें थी, ठीक है, जब अलग हुए तो कितनी सीटें अलग हुई, कितनी सीटें कम हुई, ज्यादा हुई, सब कुछ हम लोग देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है इसको, पर्टिकुलर पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे, ठीक है। विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है? बिहार विधान परिषद की, देखिए फ्रेंड्स, एक तो है बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, जहां पर में चुनकर जाते हैं लोग, ओके। तो बिहार विधानसभा के अंदर में 243 मेंबर्स है। वही बिहार विधान परिषद की बात की जाए तो कितने लोग होंगे, ये आपको बताना है। जी, तो बिहार विधान परिषद के अंदर में 75 मेंबर्स है, 75 सीट्स है उसमें, ओके। देखो, कोई भी विधान परिषद में मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है? विधान परिषद में, विधान परिषद में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है? इसका एक फॉर्मूला है, कोई बता सकता है मुझे कितनी हो सकती है मैक्सिमम सीट विधान परिषद के अंदर में? ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ। मैक्सिमम, ये कंसेप्ट हाई लेवल कंसेप्ट है आपका, ठीक है। तो विधान परिषद के अंदर में
विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, मैक्सिमम हो सकती है 1/3, 1/3। ठीक है, तो बिहार के अंदर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो विधान परिषद में मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? अभी तो 75 है, लेकिन कितनी हो सकती थी? 243 इंटू 1/3। ठीक है, इसको आप काट दोगे यहां से, तो ये कितने बार कट जाएगा आप लोगों का? ठीक है, 8 बार कट जाएगा, 8 बार और 1 बार, तो 81 हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन ठीक है, 81 हो सकती है, बट अभी फिलहाल में कितनी है? 75 है। ठीक है, मैक्सिमम 81 हो सकती है, लेकिन है 75। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी विधानसभा जितनी है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी कम रखना है तो 40 से कम नहीं हो सकती, ये भी एक है उसका, 40 से कम नहीं रख सकते आप। ठीक है, मिनिमम 40 है, विधान परिषद की मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 40 तो होनी ही चाहिए। मैक्सिमम का फॉर्मूला है, मिनिमम का डायरेक्ट नंबर है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा और क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आप लोगों को इसके ऊपर में बेस्ड। ठीक है, बस एक चीज चाहिए आप लोगों से, हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा एक एक बार वापस से, हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से। और जो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कमेंट में लिखते भी जाइए आप लोग, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो उससे आपको वो चीजें याद होती जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूं, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। आप लोग मुझे बताइएगा कि राइस जो है सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? ठीक है, राइस, धान, ठीक है, गेहूं, वीट जो है सबसे ज्यादा बिहार में कहां पर में होता है? ये आंसर आप लोग मुझे कर दोगे। ठीक है, ये दोनों आप मुझे बताइए। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि गन्ना सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में कहां पर में होता है? गन्ना। ठीक है, और इसके अलावा शुगर प्रोडक्शन भी कहां पर में होता है बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा? ये भी बता देंगे आप लोग। इसके अलावा रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में कहां पर में होता है? ये बता देंगे आप सभी के सभी। रेशम का उत्पादन कहां पर में होता है? जल्दी से कमेंट कर देंगे, हर एक बच्चा कमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइस का बिहार के क्षेत्र, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, तो प्लीज उसको याद रखिए आप लोग। बिहार के परिप्रेक्ष्य के अंदर में रोहतास, ठीक है, राइस और वीट दोनों में रोहतास है। ठीक है, और गन्ने की बात करेंगे तो आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है, चंपारण। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। रेशम के अंदर में भागलपुर, भागलपुर। ओके, चलिए, तो ये याद रखना है। अच्छा, गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर में, ये बताएंगे आप लोग। गोल्ड रिजर्व, ठीक है, बिहार के अंदर में गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं बड़ी संख्या के अंदर में, कहां पर में मिले ये भी कमेंट करके बताया आप सभी, सभी के सभी जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। गोल्ड रिजर्व्स कहां पर में मिले हैं बिहार में? ओके, चलो। व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये की गई थी आपकी 1916 के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 के अंदर में की गई थी। ठीक है, इसके जो है पहले चीफ जस्टिस कौन थे ये भी आप लोगों को बताना है। इवन अगर मान लो करंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिहार के अंदर में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करंट में कौन है ये भी आप बता दीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग मुझे ये भी बता दोगे, ठीक है, आप बता दोगे कि पहले हाईकोर्ट पहले जज कौन थे इसके पहले। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना की गई थी 1916 के अंदर में, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एडवर्ड, ठीक है, चैम्स चैमियर। ठीक है, एडवर्ड चैम्स चैमियर, ये इतना लंबा नाम है उसका, तो बस ये एडवर्ड चैम्स चैमियर याद रख लो, मेनार्ड डेज छोड़ दो। ठीक है, याद रखने के लिए, तो एडवर्ड चैम्स चैमियर। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से अभी फिलहाल के अंदर में जो है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी प्रेजेंट में कौन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 44वें नंबर के चीफ जस्टिस है, ठीक है, करंट के अंदर में पटना हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के 44th नंबर के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस, वो है विनोद चंद्रन, विनोद चंद्रन। ठीक है, विनोद चंद्रन जी है, 44वें नंबर के है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, विनोद चंद्रन जी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। पहले नंबर के थे एडवर्ड चैम्स चैमियर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, 6000 लाइक से केवल और केवल जो है हम लोग अभी यहाँ पर में 39 लाइक्स दूर है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि विच पर्सन ऑफ बिहार वॉज फर्स्ट गिवन भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न पाने वाले बिहार के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे इनमें से, ये बताइए आप लोग। सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था इनमें से? देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं इन सारे लोगों में से, ठीक है, तो आपका जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है
ठीक है, इनको दिया गया था फ्रेंड्स 1962 के अंदर में, 1962 के अंदर में। और जयप्रकाश नारायण जी जो है उनको दिया गया था 1999 के अंदर में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो है उनको 1999 के अंदर में दिया गया। ओके, कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 के अंदर में दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में, और ये पहले बिहार के व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला था। नाउ आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को कोई भी स्किप करके नहीं जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का है। ठीक है, और इन्होंने जो है बिहार को, ठीक है, बंगाल से बिहार अलग करने के लिए इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो बिहार को अलग करने के लिए, तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी। राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने आंसर्स करते रहने हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है, आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आरजेडी, मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि जेडीयू की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जेडीयू की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि 1997 के अंदर में ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट करके, हर एक बच्चा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं बिहार के अंदर में आपको बता दूं कि मैं एक नॉलेज कैप्सूल्स लेने वाला हूं आप लोगों का। ठीक है, एक नॉलेज कैप्सूल और एक सपनों वाली क्लास, पेड क्लास के अंदर में बहुत जल्द, जिसके अंदर में मैं आप लोगों को बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके स्थापना के वर्ष और जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए भी। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा है बिहार के अंदर में जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कौन से साल के अंदर में हुई थी। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी लोग। जल्दी से बता देना आप लोगों ने। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना, जनता दल एक जनता पार्टी थी आप लोगों की, वो एक अलग है। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कौन से साल में हुई थी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, नाउ आप लोग बताइए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। बिल्कुल, कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, 1977, अलग अलग आंसर्स लिख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जनता पार्टी और जनता दल दोनों अलग अलग है। जनता दल यूनाइटेड जो है आप लोगों का, जेडीयू, इसकी स्थापना 1999 के अंदर में हुई थी। ठीक है, शरद यादव थे एक, अगर आप लोगों को याद हो, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई थोड़े समय पहले, शरद यादव जी की। ठीक है, वो बड़े उनके वो थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति। चलिए, तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के निवास करने वाले जो मुंडा लोग हैं, संथाल लोग हैं, ठीक है, वो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। ठीक है, कदम और महुआ, तो पूजा करते हैं तो कदम और महुआ। ठीक है, कदम और महुआ, ये याद रखना है आप लोगों ने, कदम और महुआ पेड़ जो है उनकी पूजा करते हैं। तो कदम दिया हुआ है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, कदम और महुआ वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कदम और महुआ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, बीपीएससी टीआरई 2.0 में, और मैंने आप लोगों को आज की क्लास के अंदर में भी करवाया ये क्वेश्चन। तो देखते कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर में कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा एक और मैं आपको खतरनाक सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन जो है आपको पता है कि 1920 से लेकर 1922 के दौरान चला था। तो दरभंगा के अंदर में किसानों को एकत्रित करके आंदोलन चलाने का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है स्वामी विद्यानंद जी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग लिखेंगे, हर कोई बच्चा। सभी को मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मैं बात करूं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है,
उसके लिए आपको पूरा का पूरा ही मैं यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। आपको याद रखना है कि बिहार की जो टोटल साक्षरता है वो है 61.8%, ठीक है, 61.8%। अब आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों याद रखना है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, ठीक है, मेल की कितनी, फीमेल की कितनी है। तो मेल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो 71.2% है मेल की, और फीमेल की है 51.5%, ठीक है, 51.5%। अब मैंने आपको दोनों बता दिया है यहाँ पर, मैं इवन तीनों बता दिया है मैंने आप लोगों को। तो आप लोग मुझे अब बताइए कि इसके अनुसार आंसर क्या होगा। कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग, ठीक है, और हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में इसका आंसर भी करेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी बच्चे, ठीक है, नीचे में जो नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, 761110110969788844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक बड़ा सेशन और लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है सारी की सारी चीजें मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ, ये जो जितनी भी यूट्यूब क्लास होती है, उन सभी यूट्यूब क्लास की पीडीएफ आपको टीआरई 4.0 की पेड बैच में मिल जाती है। तो जितने भी पेड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी और इसकी टेस्ट भी मिल जाएंगी पेड क्लास के अंदर में। तो आप सभी वहां से जो है टेस्ट और पीडीएफ भी आप लोग देख सकते हो टीआरई 4.0 की बैच में। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जाकर भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, एक और तरीका भी है आप लोगों का नीचे में जो है एक लिंक दी गई है, ठीक है, आप यहाँ पर में देखिए, मान लेते हैं आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक दी गई है आपको, ठीक है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर में क्लिक करोगे, आप एक पेज पर जाओगे, ठीक है, इस पेज पे सारे जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे। इवन जो कंप्यूटर टीचर का कोर्स आया वो भी आपको मिल जाएगा इसके ऊपर में। आपको जो भी कोर्स चाहिए उस पर क्लिक करिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वो कोर्स खुल जाएगा जो भी आपको कोर्स चाहिए, ठीक है। अभी ये प्राइस जो दिख रहा है इससे भी कम में आपको मिल रहा है अभी फिलहाल के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर में ये 4 डिटेल है वो भर देंगे आप। जैसे ये 4 डिटेल आपने भर दी, 4 डिटेल भरने के बाद में आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप चले जाओगे पेमेंट गेटवे पे। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऊपर में जाओगे, ठीक है, आपको अपनी पेमेंट करनी है, जैसे भी क्यूआर कोड या फिर जिससे भी आप करना चाहते हो कार्ड से आपने पेमेंट की और आपके अकाउंट के अंदर में कोर्स ऐड। इतना सिंपल है, इतना सिंपल। तो जितने भी बच्चे करना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, अपनी सफलता की तरफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब रिजल्ट आए और 1-2 नंबर से रह जाए तो उस समय आप सोचे कि काश जो है उस समय जब सर बता रहे थे उस समय कर लिया होता, तो आज सिलेक्शन भी हो जाता और रैंक भी आ जाती, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो टॉप जो है 100 में आएंगे रैंकिंग के अंदर में, अनरिजर्व के अंदर में, उन स्टूडेंट्स को जो है 200% फीस रिफंड हो जाएगी। मतलब आपको कोर्स तो फ्री में पड़ जाएगा, उल्टा आपको और ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा के हेडक्वार्टर बुलाकर आपको जो है जो लैपटॉप है वो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन के आंसर और जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे उनके आंसर्स आप लोग कमेंट के अंदर में जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आरजेडी की स्थापना कब हुई थी, ये कमेंट करके मुझे बता देंगे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी आरजेडी की, कमेंट कर दीजिएगा आप सभी के सभी लोग। साथ ही साथ जो है बिहार का गांधी किसको कहा जाता है ये कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और सोनपुर मेला जो है वो कौन सी पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, कौन सी पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, ब्लैंक पूर्णिमा को। सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा जो है कैटल फेस्टिवल है या कैटल फेयर है, पशु मेला है, वो कौन सी पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। जितने भी लोग सही आंसर करेंगे उन सभी के कमेंट्स को हार्ट दे दिया जाएगा। तो जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी, ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर में जल्दी से सभी के सभी। चलो, सेशन को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मिलते हैं हम लोग हमारे क्लास के अंदर में जल्दी ही। मैं आप लोगों के लिए पेड क्लास के अंदर में जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है बिहार की, उन सबके स्थापना वर्ष और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी आपको करवा दूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।